नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। गौरतलब है कि आज किसान संगठनों और नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता है। साथ ही किसानों ने आज प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की घोषणा की है। एमओएस कृषि कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। हाल की बैठकों में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया था। यह विपक्ष की राजनीति है, वे विरोध को भड़का रहे हैं। यह बैठक फलदायी होगी और हमें उम्मीद है कि किसान विरोध को वापस ले लेंगे। बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में हाल के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 10 दिन से जारी है। उन्होंने कहा है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज की बैठक सकारात्मक होगी। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों पर सहमत नहीं हो जाती। हम इसे बड़ा आंदोलन बना देंगे। पांचवें दौर की मीटिंग करने जा रहे हैं, इसीलिए पांचवें दौर की मीटिंग जभी हो रही है जब हमसे कुछ आस बनती है। सरकार से कुछ आस बजी है। सरकार संशोधनों पर आई है। तीनों जो कानून है उन पर संशोधन के लिए तैयार हुई है। और आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने भी अपना टीवी चैनलों से प्रेस को बात करते हुए इस बात को माना है कि हम संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं। और जब उनको पूछा गया कि आप इनको वापस लेने के बारे में, वो चुप रहे। उससे स्पष्ट है कि वो भी कर सकते हैं। हम एक मांग पर अड़े हुए हैं कि इन तीनों कानूनों को वापस करा कर ही हम समझौते पर जाएंगे, क्योंकि तीनों जो कानून है एक किसान विरोधी हैं। इस सरकार ने किसी भी संगठन की राय बिना, किसी अपोजिशन की राय बिना और आम लोगों की राय के विरोध में बनाए हैं। किसी किसानों ने कभी ही, किसी संगठन ने, इवन बीजेपी का जो किसान संगठन है उसने भी इन कानूनों को बनाने की कभी। किसान आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने एक विवादित बयान दिया है। अक्सर उनके जो बयान होते हैं वो विवादित ही होते हैं। एक बार फिर से उनके द्वारा विवादित बयान दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने हिंदुओं को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की है। योगराज सिंह ने किसान आंदोलन के दौरान भाषण में हिंदुओं को लेकर ऐसी टिप्पणी की है जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी है। उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। युवराज सिंह का जो भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो पंजाबी में भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाषण के दौरान वह हिंदुओं के लिए गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। वह कहते हैं कि ये हिंदू गद्दार हैं, 100 साल मुगलों की गुलामी की। इतना ही नहीं, उन्होंने हिंदू महिलाओं को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया। सरकार भी तुसी गल कर रहे हो, सेंटर भी तुहानू पता है कौन ने? ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਡੋਲਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। याद करो, एक कहता हिस्ट्री नहीं पढ़नी, तुहानू याद होना चाहिए कि वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗद्दारियां ਕੀਤੀਆਂ। लेकिन दुख की गल यह है कि कोई कहने वाला गल स्टेज पर कहता नहीं तो किधर भी नहीं कहता। बिलों की गल तुसी सोच ली, पढ़ ली, कर ली, मैं उस गल पर नहीं जाना। लेकिन 3 गल्लां जरूर याद रखियो जी। ये लोग जो कहते हैं झूठ, इन्हों की किसी गल का इस्तेमाल नहीं करना। मैं अपने 15 साल जीवन के बंबई के इन्होंने गुजरातियों नाल कट्टे नहीं। मैं इन्हें तो ज्यादा जानता। ये अपनी मावां भैनों दियां धीआं दियां कसमां खा के भी मुकर जाते हैं। वहीं किसान आंदोलन के लिए किसानों को समर्थन देने के लिए आज आरजेडी नेता और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया है। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान में उन्हें प्रशासन ने अनुमति नहीं दी धरना की। वैसे वो किसान आंदोलन के समर्थन में राजद धरना के लिए जा रहे थे गांधी मैदान, जिन्हें जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है। दिल्ली के आसपास आंदोलित किसानों के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में धरना देने वाले थे। राजद की ओर से आज शनिवार को पटना के
गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सुबह 10 बजे से धरना कार्यक्रम था, लेकिन जिला प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को बाहर निकालकर गांधी मैदान सील कर दिया। जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। गांधी मैदान में राजद कार्यकर्ता जुटने लगे थे, सारी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी समेत अन्य नेताओं के बैठने और माइक की व्यवस्था की जा रही थी, तभी प्रशासन ने आकर इन्हें रोक दिया। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि गांधी मैदान धरना स्थल नहीं है, धरना के लिए प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी। उधर राजद के उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने कहा है कि आरएसएस मोहन भागवत पटना आए हुए हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। कृषि बिल जो भारत सरकार ने लाने का काम किया है, ये किसान विरोधी है और हम लोगों की मांग है कि जो किसान जो सड़कों पर जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी हर एक मांग को जो है पूरी की जाए। किसान जो है अन्नदाता है और किसान जो है वो पूरे। तो इस बार आर पार के मूड में प्रदर्शनकारी किसान नजर आ रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद बुलाया है। गौरतलब है कि आज किसान संगठनों और नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता है। साथ ही किसानों ने आज प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की घोषणा की है। एमओएस कृषि कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। हाल की बैठकों में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया था। यह विपक्ष की राजनीति है कि वे विरोध को भड़का रहे हैं। और इस मसले पर चर्चा के लिए 2 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, और इसके अलावा रामपाल जाट जी, किसान नेता, वो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। रामपाल जी, आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आज 5वें दौर की वार्ता है किसान संगठन के नेताओं और केंद्र के बीच, किस तरह से आप इसे देख रहे हैं और आपको उम्मीद है कि आज की वार्ता में कुछ सकारात्मक नतीजे निकल पाएंगे? किसान करता है और जमीन में बीज डालता है तो इस आशा के साथ डालता कि फसल अच्छी होगी। कभी कभी अकाल भी पड़ जाता है, लेकिन किसान है आशावादी, इसलिए हम तो आशावादी हैं और हम सोच रहे हैं सरकार अच्छे मन से आएगी, अच्छे मन से देश के हित में किसान की खुशहाली के लिए काम करेगी और निश्चित रूप से वह ऐसा संदेश देगी देश को कि वो किसानों से विरोध में नहीं है। रामपाल जी, देखिए, अभी 3 तारीख को भी वार्ता हुई थी, लेकिन उस वार्ता को लेकर भी कुछ सकारात्मक नतीजे नहीं निकल पाए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ चीजों पर सहमति बनी है। आपसे मैं जानकारी चाहूंगी किन बिंदुओं पर किसान संगठन के नेताओं और केंद्र के बीच सहमति बनती हुई नजर आ रही है? ये ठीक बात है, जब वार्ता होती है तो वार्ता में कई बार सहमति भी होती है, कई बार असहमति भी रहती है, लेकिन वार्ता जारी होना, जारी रहना यह महत्वपूर्ण है। इसलिए टेबल टॉक ये सबके हित में है। आपस में मिलकर बात करना, बात के द्वारा किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचना, ये अच्छी बात है। इसलिए अभी 3 तारीख के बाद में आज 5 तारीख को भी वार्ता निरंतर है। बिल्कुल। उमेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है और आज एक और दौर की वार्ता। उम्मीद है कि आज की वार्ता में कुछ अच्छा निकल कर आएगा सामने। निश्चित मैडम, आज जिस तरह से आज इस पे प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी साहब इतना बहुत ही बेचैनी से वो पूरी तरह से लगे हुए हैं किसानों के ऊपर, क्योंकि किसानों का दर्द नहीं सहा जा रहा है और वो किसान हितैषी हैं और वो किसानों के बारे में ही शुरू से देख रहे हैं जब से सरकार बनी है। आज इसीलिए देखे होंगे कि 2 बजे से बैठक होने से पहले सुबह मॉर्निंग में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी कमेटी का बुलाए हैं, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह हमारे जो है कृषि मंत्री, माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, वाणिज्य मंत्री पीयूष साहब और अमित शाह साहब, गृह मंत्री, सभी को बुलाए थे। सभी के साथ एक बैठक हुआ है और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त इस पे विचार विमर्श चल रहा है। मुझे लगता है कि जो किसानों ने उस दिन लास्ट चौथी बैठक में मांगे थे कि एसडीएम रैंक के ऊपर से हमको परमिशन दिया जाए जाने के लिए, या कुछ पॉइंट रखे थे जिसपे बात करना था, आज शायद कुछ उस पे भी आगे बात बढ़ेगी
और मुझे लगता है, मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी हालत में हर तरह से किसानों के साथ है और उनका मसला हल करने पे पूरी ताकत जोर लगाएगी जी। ठीक है उमेश जी, देखिए अब तो खुद प्रधानमंत्री भी एक्टिव मोड में आ गए हैं और आज उन्होंने बैठक भी ली है, लेकिन 8 दिसंबर फिर भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है किसानों की तरफ से। नुकसान काफी हो रहा है, अगर हम कुछ आंकड़ा लगाएं तो अब तक 300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान देश झेल चुका है, और ऐसे में एक बार फिर भारत बंद का आह्वान, किस तरह से हम ये पूरी चीजें कवर कर पाएंगे? वैसे ही कोरोना के कारण हम काफी पीछे चले गए हैं, अब इस तरह के आंदोलन और बंद के कारण अल्टीमेटली नुकसान देश को ही हो रहा है। एकदम निश्चित। ये देखिए, घूम करके हर तरह से अंत में लॉस गरीबों का ही होना है, सरकार का ही होना है, पूरे देश की जनता का हो रहा है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है इनकी मदद के लिए, किसानों के लिए, और किसान हितैषी सरकार है, इसलिए किसी भी हालात में इनको निवेदन भी किए थे। पिछली बैठक में माननीय नरेंद्र तोमर साहब ने निवेदन भी किया था कि हम लोगों की बैठक कर करके हम लोग इसको सुलझा लेंगे। अगर आप लोग चाहें तो इस ठंड में परेशान होने से बेहतर है कि आप लोग इसको जो है अपना खत्म कर लें, धरना प्रदर्शन। तो वो भी अनुरोध ही किया जा सकता है, और पूरी तरह से सब लोग जो है एकदम सक्रिय हैं और पूरा बैठक पे बैठक हो रहा है। मुझे लगता है कि आज कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ठीक है रामपाल जी, आज पहुंचे किसान आंदोलन के बीच योगराज जी, जो कि युवराज सिंह के पिता हैं, बड़ा विवादित बयान उन्होंने दे दिया। देखिए किसान तो लगातार कह रहे हैं कि हम किसी भी राजनीतिक दल को तो देखिए आने नहीं देंगे अपने आंदोलन में, लेकिन इस तरह के लोगों का भी क्या काम है आंदोलन में? वो आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि हिंदू गद्दार है, हिंदू महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल उनके द्वारा किया जा रहा है। आपको वाकई में लगता है कि इस तरह के लोगों की जरूरत है इस तरह के आंदोलन में, जब आप खुद जान रहे हैं कि किसान आंदोलन कितना सही है, वो सही दिशा में जा रहा है, मांगे सारी उचित हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से कहीं ना कहीं बदनाम हो जाते हैं ये आंदोलन? मैडम, मैं ऐसे सभी लोगों से, हिंदुस्तान के किसानों की ओर से, किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आग्रह करना चाहूंगा, विनती करना चाहूंगा कि भाषा संयमित रखें। भाषा कभी कभी गड़बड़ करती है, इसलिए आपकी भाषा का कोई गड़बड़ नहीं हो, ये अच्छी बात है। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अभी सरकार को जो अब तक किसानों के मन में अविश्वास जन्मा है, उसको समाप्त करने के लिए सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। और तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि ये जैसे 5 जून को अध्यादेश जारी हुए थे, भारत के किसानों की ओर से हमने एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, उसमें सुनवाई नहीं हुई, तो दूसरा पत्र 21 जुलाई को इस चेतावनी के साथ लिखा कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी आपने इन काले कानूनों को वापस ले लिया और MSP के लिए खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाया, तो हिंदुस्तान के किसान को सड़क पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। उसको आंदोलन के लिए विवश नहीं करें तो अच्छा है। और यदि उसी समय ये वारदात शुरू हो जाती पत्रों पर ही, तो आज ये हर्डल नहीं होती, आज ये बाधाएं नहीं होती, आज न किसानों को घर छोड़ने की जरूरत थी, न खेत छोड़ने की जरूरत थी, न जनता को परेशान होने की जरूरत थी। आज सरकार के कारण से पूरी जनता परेशान है, इसलिए समय से यदि कोई निर्णय ले ले तो ज्यादा बढ़िया रहता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रमुख लोगों से कि वो इसको मूंछों नाक का बात नहीं बनाए, अहंकार की बात नहीं बनाए। हिंदुस्तान में हमेशा ही सब लोगों को समान अवसर मिले, इस ओर ध्यान दे। और ये भी कहना चाहूंगा, इस देश के विकास का रास्ता खेत और खलियान की पगडंडी में होकर जाता है। ये सरकार अभी विदेशी निवेश और देशी निवेशक इनके घर होकर जो रास्ता खोद रही है विकास का, ये हमेशा भ्रम रहेगा, हमेशा ये मिथक गलत रहेगा। इसलिए सरकार इस नीति को छोड़े, वो निवेश आधारित विकास और उसमें निवेशकों को रिझाना, निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछाना, इस नीति को छोड़े और अपने किसानों पर भरोसा करे, देश के लोगों पर भरोसा करे। ये वो किसान है जिसने जब 1966 में अन्न की कमी थी, आज अन्न के भंडार भर दिए, अन्न की कोई कमी नहीं है। तो आप इन्हें विश्वास तो करो, आप ऐसा मत करो कि आप किसानों को विश्वास नहीं करो और केवल आप अपना सारा विश्वास व्यक्त कर दो निवेश पर, केवल पैसे वालों पर, केवल पूंजी पर। ये गलत दिशा है,
इसको बदलना चाहिए सरकार को। ठीक है रामपाल जी, आज जो वार्ता हो रही है 2 बजे से ये वार्ता शुरू हो रही है, क्या ये उम्मीद लग रही है, देखिए आप कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आज की वार्ता में कुछ अच्छा निकल कर आएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आगे क्या एक बार फिर से वार्ता के रास्ते पर आप लोग जाएंगे या फिर इसके बाद आंदोलन को बड़ा करने की ही पूरी योजना है? मैडम, हिंदुस्तान का किसान आंदोलित है, हर स्टेट का, और यदि ये सकारात्मक परिणाम नहीं आए तो हिंदुस्तान का किसान इससे भी कई गुनी अधिक संख्या में सड़क पर होगा और खेत छोड़ेगा, लड़ाई के लिए विवश होगा, कमाई छोड़कर। इसलिए अच्छा ये रहे कि सरकार किसानों की मन की व्यथा को समझे, किसानों की मन की वेदना को समझे। आज किसान की स्थिति ऐसी हो गई कि उसको उसकी उपज के दाम नहीं मिलते, इसलिए उसकी ऋण चुकाने की क्षमता भी समाप्त होने से वह समय से पहले ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है। इसलिए ये जीवन लीला समाप्त करना, इस पर भी सरकार को पसीज नहीं आवे, इसको भी दया नहीं आवे, तो सरकार ने क्या कहे। इसलिए अच्छा रहे कि सरकार किसानों के बारे में विचार करे, किसान हितों के बारे में विचार करे और किसान हितों के लिए खेती, गांव, खुशहाली इसको जोड़कर देखे। इसलिए यदि इसको जोड़कर देखेगी तो परिणाम अच्छे आएंगे। तो जरूरत है विकास का मॉडल बदलने की, और विकास का मॉडल बदलने की शुरुआत तीनों कानूनों को वापस लेने से अच्छी हो सकती है। एक सकारात्मक संदेश जाएगा पूरे देश में कि सरकार अब किसान के आधार पर, किसान केंद्रित, कृषि आधारित विकास का मॉडल पे चलेगी, और जिस दिन सरकार इधर चल देगी उस दिन किसानों को ऋण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसान ऋण देने वाला बन जाएगा। और जिस दिन किसान ऋण देने वाला बनेगा उस दिन हिंदुस्तान के ललाट से किसानों की आत्महत्याओं का कलंक धुल जाएगा और हमारा देश हो जाएगा दुनिया में नंबर 1। ठीक है रामपाल जी, उम्मीद करते हैं कि आज की वार्ता में कुछ अच्छा निकल कर आए और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। फिलहाल रामपाल जी आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा का आप हिस्सा रहे। उमेद जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए देश भर से तो प्रतिक्रियाएं सामने आ ही रही हैं, तमाम राजनीतिक दल किसान आंदोलन के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री 2 बार प्रतिक्रिया दे चुके हैं। आज फिर से ट्रूडो ने यह बयान दिया है कि वो इस तरह के जो प्रदर्शन करने के अधिकार हैं उनका समर्थन करते हैं। क्या कहेंगे, ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन के कारण देश की क्या छवि धूमिल हो रही है? जो बाहर के जो देश हैं वो इसमें अब हस्तक्षेप कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। देखिए, हम इसके ऊपर बोलना नहीं चाहेंगे कि हमारे बड़े नेता जवाब देंगे, और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने उसका जवाब दिए भी हैं। तो वो उनकी मर्जी है, जबकि उनको किसी के बीच में किसी अपने, हमारा भारत का मामला है और इस पे उनको बोलना नहीं चाहिए था। वो बोले हैं, क्या सोच के बोले हैं उसका जवाब भारत देगा उसको, और संचार मंत्री हमारे विदेश मंत्री ने दे रहे हैं उसको। सर सरकार ने ये कहा था कि भाई 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 2020 तो खत्म होने जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं, और अभी तो किसान जो है इस समय पूरी तरह से सड़कों पर आया है। 2022 तक के लिए किस तरह से आप रणनीति तैयार कर पाएंगे? अभी तो किसान अपने हक के लिए ही लड़ रहा है। निश्चित तौर पे देखिए, जैसे हालात था, आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, याद होगा कि 2014 से पहले किसानों की हालत इतनी बद से बदतर थी कि लोगों को बीज बो देते थे और उनको खाद नहीं मिलती थी, और जिससे कि डेवलप नहीं हो पाता था एग्रीकल्चर, किसानी। आज पहला कदम उठाए माननीय नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जो आज किसानों को जो है खाद जो है उस पे मारा मारी नहीं रह गया और लोगों को पूरी तरह से मिलने लगा, जो किसानों के हित में सबसे बड़ी चीज थी, फर्स्ट चीज थी डेवलपमेंट के लिए। नंबर 2, जब किसानों को उसके बाद भी एक उसको पेंशन के तहत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, जो शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो है, सरकार ने डिसीजन लिया और किसानों को 2000 रुपए महीना उनको जो है एक पेंशन के रूप में भी देने लगी, मदद करने लगी किसानों को। तो अभी ऐसे बहुत सारी चीज आप देखेंगे, किसानों को ये भी हो गया, उधर सिलेंडर का हो गया, इधर और भी बहुत सारी चीजें हैं, आज 5 साल के अंदर देखेंगे। और अभी इस पे जो ये बिल लाया गया वो भी किसान के हित के लिए एक अच्छा मौका दिया गया कि उनको मार्केट का भी चांस बढ़े।
और वो अपनी मर्जी से बेच सकें, वो पिछली की तरह वो गन्ना की तरह 5-5 साल पैसा न फंसा रहे, या केवल एक जगह जबरदस्ती जो है उनका एक वो लगा दिया गया दुकान और उसके बाद उनको बेचने को बाध्य कर दिया जाता था और उनका पैसा फंसा रहता था। आज उन सब चीजों को भी हटाया जा रहा है, वो इसी के लिए किया जा रहा है। बाकी देखिए किसान हमारे जो है अन्नदाता है भारत के, उनके लिए उनके खिलाफ उनके अगेंस्ट जा करके कोई काम सरकार नहीं ले सकती है, वो हर हालत में उनके साथ हैं। लेकिन कुछ न कुछ देखिए इस तरह के जिस तरह का आज बयान एक दिए हैं कोई नेता की वो हिंदुओं के बारे में, आज कितनी शर्म की बात है। वो किसान तो ये कभी नहीं चाहता है, लेकिन कुछ लोग रहते हैं आग में घी डालने वाले, जिनकी मंशा ही यही रहती है। ये विरोधियों का काम है। एक अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं सरकार के जरिए, तो उस पे विपक्ष खत्म होता जा रहा है पूरे देश से। आप देखिए हर स्टेट की स्थिति, तो आज उसका नतीजा है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जबरदस्ती का उसमें जो है सरदर्दी बनते हैं। तो वो चीजें नहीं है। फिर भी आज देखिए अभी सब पीएम हाउस से निकले हैं और प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाया था बड़े नेताओं की, वो मीटिंग खत्म हुई है और अब 2 बजे से मीटिंग शुरू होगी किसानों के साथ में। तो मुझे लगता है उस पर एक अच्छा फैसला होगा, जो इन्होंने चौथे चरण के बैठक में मांग किया था उसके ऊपर भी आज विचार विमर्श हुआ होगा और उस पर यहाँ पे मीटिंग में शायद सामने आएगा। ठीक है सर, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल एक अन्य किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र मलिक जी, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र मलिक जी, आज 5वें दौर की वार्ता है किसान और केंद्र के बीच में, आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। उम्मीद है कि आज कुछ अच्छा निकलकर सामने आ पाएगा। हम यहाँ पे हेलो जी बोलिए धर्मेंद्र जी। हम यहाँ पे विज्ञान भवन पे पहुंच गए हैं जी, और सरकार की तरफ से भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वार्ता सार्थक हो और सरकार समझे अगर कोई गलती सलती हुई है या कोई बात है तो लेने में नहीं होता। कानून दोबारा बनाए जा सकते हैं, सब सहमति से हो। सरकार को सद्बुद्धि आए, किसान सड़कों पर है, तो देखिए आज की बैठक के बाद ही अगली बात कह पाएंगे। हमें भरोसा है कि कुछ ना कुछ बात आज निकल कर आनी चाहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, आज बड़ी बात यह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम एक्टिव मोड में आ गए हैं। आप लोगों के साथ बैठक होने से पहले उन्होंने तमाम मंत्रियों को लेकर बैठक की है और किसान कानूनों पर ही चर्चा की है। तो इसके बाद से उम्मीद बढ़ी है कि अब तो खुद प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं अपने उन मंत्रियों की जो आपके साथ मौजूद होने वाले हैं थोड़ी देर में, तो कुछ अच्छा हो पाएगा। खुद अब प्रधानमंत्री समझ रहे हैं कि वाकई में किसानों को परेशानी है या कोई संशय की स्थिति बनी हुई है, तो संशय को दूर करना चाहिए। देखिए पीएमओ सामने आया है, इससे ज्यादा और कुछ हो नहीं सकता। तो आज मंत्रियों को पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखना चाहिए, लेकिन हमारी आज भी वही मांग है, जिस तरह से वहां से बयान आया कि हम लिखित में देने को तैयार। हमको एश्योरेंस नहीं, हमको एमएसपी को गारंटी चाहिए, कानून में एश्योरेंस नहीं चाहिए। सर पिछली बैठक में किन बिंदुओं पर सहमति बनी थी दोनों पक्षों के बीच, केंद्र और आपके बीच? सहमति नहीं बनी थी, क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही थी, जो सरकार के पक्ष रखते हैं प्रवक्ता नेता, वो कह रहे थे कि कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी है और आने वाले समय में जो बैठक होगी उसमें पूरी तरह से सारा मामला जो है वो सही हो जाएगा, सुलझ जाएगा। नहीं, वो एमएसपी पे कोई बात नहीं हुई थी और पिछली बैठक में वो अमेंडमेंट चाहते थे, हम वापस चाहते हैं, तो कोई ज्यादा सहमति उसमें नहीं बनी थी। तो मेरा यही है कि आज एमएसपी पे बात होनी चाहिए, एमएसपी कानून बने, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। तो अभी सर किस माइंड स्टेट के साथ जो किसान नेता है वो काम कर रहे हैं? जो 3 कृषि कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल वापस लेने हैं या उनमें कोई संशोधन करके उन्हें लागू किया जा सकता है? देखिए अभी तो वापस लेने की बात है, लेकिन हमारा पहले एमएसपी पे बात हो, एमएसपी कानून बने, तब आगे बढ़ा जाएगा। एमएसपी पर अगर सहमति बनती है तो आने वाले समय के लिए अलग से रणनीति तय की जाएगी धर्मेंद्र जी, ऐसा माना जाए? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि लिखित में कुछ नहीं दिया गया है एमएसपी को लेकर, तो अगर लिखित में कुछ हो जाएगा या कानून बन जाएगा? देखिए बार किसान नहीं आ सकता दिल्ली, जो भी होगा इस बार ही होगा। आज बैठक में देखिए जो भी निकलता है फिर हम आपको अवगत कराएंगे। कितनी देर में सर बैठक शुरू होनी है? 2 बजे का समय दिया गया था। आप लोग विज्ञान भवन पहुंच गए हैं, अभी किस तरह से चर्चा हो रही है किसान नेताओं के बीच में? क्या लगातार पराली को लेकर भी बात कही जा रही थी कि पराली को लेकर जो कानून बनाया गया है उससे भी आप सहमत नहीं है, तो क्या किसान के तमाम मसले हैं, पराली का भी मसला है, किसानों के ऋण का भी मसला है, और भी मसले हैं, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहला मसला हमारा एमएसपी का है और कृषि कानून को लेकर है।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आज जो भी बातचीत हो वो सकारात्मक रहे और नतीजे सकारात्मक निकलकर सामने आ सके। उमेश जी, देखिए एक मसला नहीं है, किसानों की तो समस्याएं काफी सारी हैं। किस तरह से सरकार इन समस्याओं को सुलझाने के लिए इस समय सक्रिय नजर आ रही है? निश्चित मैडम, ये बिल्कुल सही है कि जब कोई आपस में और जिस तरह से आज पूरे एक्शन में है माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भाजपा सरकार शुरू से पहले दिन से फर्स्ट डे से ही शुरुआत किए हैं और तुरंत इनकी बातों पे संज्ञान लिए हैं और तुरंत बयान देना शुरू किए। आप ये देखिए कि इस पे जब दोनों पक्ष का बैठक होता है तो स्वाभाविक है कि बहुत सारी चीजें होता है कि जो नहीं रहता उस समय डिमांड में वो भी सब देखा जाता है कि भाई किसानों की हित में और क्या क्या हो सकता है, क्योंकि किसान एक बहुत ही हाई लेवल के सारे किसान लीडर बैठते हैं बैठक में। तो जब वो लोग अपने बहुत सारी चीजों को मुद्दे को उठाते हैं तो सरकार को भी फिर से सोचने का समय चाहिए होता है। इसीलिए ये आज 5वें दौर का बैठक है। चौथे दौर के बाद देखिए होंगे कि आज सुबह सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के साथ ही एक हाई कमेटी की बैठक हुई। बिल्कुल, वो बैठक हुई, उसी के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है उमेश जी कि कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि अब खुद प्रधानमंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और किसान काफी परेशान है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं। जी, मैं शुरू से मैडम ये शुरू फर्स्ट डे से मैं बोल रहा हूँ लगातार आपके चैनल पे और बाकी चैनलों पे भी मैं पूरे देश के सामने हमेशा ये कहा हूँ कि किसानों का जो दुख दर्द है वो बहुत है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों के जबरदस्त हितैषी है। पूरी भाजपा सरकार किसान हितैषी है, इसलिए पहले दिन से वो लोग काम पे भी, मीटिंग भी और वार्तालाप करना सब चीज पे तैयार हो गई है पूरी सरकार। और पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी एक एक चीज को अपने संज्ञान में ले रहे हैं। वो किसानों के हित में पूरी तरह से लगे हैं और निवेदन भी करते रहे। उनको ये दर्द नहीं सहा जा रहा। बार बार हमारे कृषि मंत्री भी और गृह मंत्री भी सब निवेदन भी कर रहे हैं किसानों से कि आप लोग ठंड में परेशान भी हो रहे हैं, वार्ता देखिए, वार्ता होने दीजिए और रिजल्ट निकलने दीजिए, जो वही एक चारा होता है। बातों से ही कोई चीज हल होता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि किसान कानूनों को लेकर लगातार संघर्ष जारी है और इस बीच आज 5वें दौर की वार्ता है जो कि दोपहर 2 बजे से शुरू होनी है और इस वार्ता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर आज की वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि इस बार प्रदर्शनकारी किसान जो हैं वो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि आज बातचीत का आखिरी दिन है और आज किसान जो भी है अपनी तमाम समस्याएं सामने रखेंगी। और अभी जिस तरह से अन्य किसान नेता हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे हैं कि उनका सबसे पहला फोकस यही है कि इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी पर अगर कानून बनाने के लिए सरकार तैयार हो जाती है तो ये आंदोलन भी वापस लिया जा सकता है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी है। किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच हो रही बातचीत का कोई परिणाम नहीं निकल पा रहा है। इस बीच किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। गौरतलब है कि आज किसान संगठनों और नेताओं के बीच 5वें दौर की वार्ता होगी। साथ ही किसानों ने आज प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की घोषणा की है। एमओएस कृषि कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र के साथ आज की बैठक में किसानों की शंकाओं को दूर किया जाएगा। हाल की बैठकों में कुछ मुद्दों को स्पष्ट किया गया था। यह विपक्ष की राजनीति है कि वे विरोध को भड़का रही हैं। यह बैठक फलदायी होगी, इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि किसान आज इस बैठक के बाद अपना विरोध वापस ले लेंगे। और इस मसले पर चर्चा के लिए भारतीय जनता पार्टी से अमित त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज जिस तरह से 5वें दौर की वार्ता होने वाली है, क्या इस वार्ता से ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये वार्ता फलदायी होगी? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं 10 बार इस बात को कहा है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और देश के किसान को गौरव और रीढ़ की हड्डी बताने का काम मोदी जी ने किया है और वो बिल्कुल हमारे किसान भाई रीढ़ की हड्डी है देश के। अब मैं आता हूं कि जिस तरीके से इस विरोध को भड़काने की कोशिश की जा रही है वो उसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि मैं आज कहना चाहता हूं कि ये जो किसानों के लिए ये कृषि बिल जो किसानों के जीवन में एक नई क्रांति लेके आया है। आज हम किसानों को अगर एक मंडी के अलग मंडी के बाद भी एक केंद्र दे रहे हैं उनको अपनी उपज बेचने का, तो उसमें दिक्कत क्या है? आज हमारी सरकार
मोदी जी की सरकार आने के बाद ही एमएसपी लागू हुई है। नहीं तो 2006 से 2014 के बीच में स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो आई थी कि 1.5 गुना एमएसपी कर दिया जाए, लेकिन उस समय की सरकार कांग्रेस थी, उसने एमएसपी लागू नहीं की थी, हमारी सरकार ने लागू की है। और मैं आज आपको आंकड़े देकर बताता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार और हमारी सरकार में, कांग्रेस के में धान की जो खपत जो खरीद थी एमएसपी पे वो 6.5 करोड़ की थी और हमने उसको 75 गुना बढ़ा के 49,000 करने का काम किया। धान की खरीद कांग्रेस के राज में 2 लाख करोड़ थी, हमने उसको 5 गुना किया, 2.5 गुना से ज्यादा करने का काम किया। गेहूं की 1.5 लाख करोड़ थी, उसको हमने 3 लाख करोड़ करने का काम किया। तो हमारी सरकार किसानों के हित में हर संभव कदम उठा रही है कि किसान हमारा खुशहाल होगा, तभी हम देश को प्रगति में एक नई दिशा दे पाएंगे। और हमारी सरकार आने के बाद जिस तरीके से किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को फायदा दिया गया हो, स्वयं कार्ड दिया गया हो, या फिर आपने देखा कि जो किसान बीमा चल रहा है, फसल बीमा योजना, उससे भी किसानों को खूब फायदा हुआ है। लेकिन आज कांग्रेस को बताना चाहिए, जिस मंडी का वो विरोध कर रहे हैं उनको उनके मैनिफेस्टो को पढ़ना चाहिए। 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस की 11वीं पंक्ति को पढ़िए, उसमें साफ लिखा है कि हम मंडी की व्यवस्था को खत्म करेंगे, हम एपीएमसी को खत्म करेंगे। तो आज ये केवल किसानों को भड़काने का काम, किसानों को भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। और किसान समझदार है, किसान इनके भड़काने में नहीं आएगा। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज हमारे कृषि मंत्री ने भी साफ संदेश दिया है कि आज कुछ सुखद परिणाम निकलेंगे और एक बैठक से कुछ नतीजा निकलेगा। ठीक है, देखिए अमित जी, अभी आपने कहा कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तमाम बातें लिखी हुई थी, लेकिन ये आपके मैनिफेस्टो में नहीं लिखी हुई थी, जहां तक मेरी जानकारी है। 2019 के बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जीत किसकी हुई? भारतीय जनता पार्टी की। इसका मतलब साफ है कि उनके जो मैनिफेस्टो में जो कुछ भी लिखा था उसको लेकर किसानों ने ध्यान नहीं दिया और किसान वो नहीं चाहते थे। ये बात समझने की बात है। अब आप जो मंडियों की बात कर रहे हैं सर, आप खुद देखिए, आप कह रहे हैं कि ठीक है आप मंडियों के बाहर भी एक बाजार देंगे, लेकिन शंका यही है ना कि पूंजीवादी समानांतर एक इतना मजबूत बाजार खड़ा कर देंगे कि धीरे धीरे एपीएमसी की व्यवस्था खत्म होती जाएगी और ये पूंजीवादी लोग हैं वो हावी होते जाएंगे। और इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि बीएसएनएल के आगे जिस तरह से निजी टेलीकॉम कंपनियां इतनी मजबूती से आकर खड़ी हो गई हैं कि बीएसएनएल का अस्तित्व आज के समय में क्या है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इस तरह की शंकाएं बरकरार हैं और इसी शंकाओं के कारण आज किसान आंदोलन पर है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जिस तरीके से एक अफवाह का बाजार जो कांग्रेस द्वारा गर्म किया गया है वो ये है कि किसानों की जमीनों का कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपको सेक्शन 8 और 15 पढ़ना चाहिए और बताना चाहिए। हम लोग किसानों को समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं और बता भी गए हैं कि सेक्शन 8 और 15 में स्पष्ट कानून में लिखा हुआ है कि किसान की जमीन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, किसान से कोई भी भरपाई नहीं की जाएगी। तो ये साफ दिखाता है कि कानून जब आपके सामने है, कानून में लिखित में है, तो इसका विरोध केवल और केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं कि क्या देश का किसान क्या अपने सबसे अच्छे साथी ट्रैक्टर को आग लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता है। सर, वो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था जिस ट्रैक्टर के आग लगाने की आप बात कर रहे हैं, वो यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था। अभी तो किसी ने ट्रैक्टर में आग नहीं लगाई सर। अभी जो 10 दिन से आंदोलन चल रहा है, आप मुझे एक दिन बता दीजिए कि किसान ने ट्रैक्टर में आग लगा दी। आज मुझे ये बताइए, क्या किसान भाई हमारे 70 सालों से वो अपने परिश्रम पर अपने को कठिन करके अपने से समझौता करके, लेकिन वो देश का पेट पालते थे। आज आप बताइए ना कि क्या हमारा किसान भाई तलवार लेके रोड पर निकल सकता है? क्या वो चलता ट्रैक्टर हमारे पुलिस कर्मियों के ऊपर चढ़ा सकता है? ये केवल हमारे किसान भाइयों को बदनाम करने के लिए। जब आपकी पुलिस भरी ठंड में उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछारें कर सकती है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि उस समय नहीं, एक सेकंड अमित जी, इतनी ठंड में किसान रात में भी बाहर सो रहे हैं, सुबह भी बाहर सो रहे हैं, आपके पुलिसकर्मी ठंडे पानी की बौछारें करते हैं, लाठीचार्ज करते हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक है जब लाठीचार्ज हो रहा है तो किसान वहां खड़े रह के पिट लें और जब पानी की बौछारें आपकी पुलिस कर रही है तो वो भी सह लें।
एक वीडियो आपने देख लिया, एक वीडियो आपने देख लिया कि ठीक है वो ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद आप ये बात बोल रहे हैं। आप ये भी कहना चाहती हैं क्या? मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, आप जो कहना चाहते हैं ना कि बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे हैं, पहले तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि वहां पर किसान है। सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां पर किसान है और वो परेशान है। अभी तो आप यही स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके लिए तो किसानों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। आपके हिसाब से तो किसानों को कोई परेशानी ही नहीं है। जब आपके हिसाब से किसानों को परेशानी है ही नहीं तो आप सुझा क्या रहे हैं? पांचवें दौर की वार्ता का औचित्य क्या है अगर आपको लग ही नहीं रहा है कि किसान परेशान है? वहां पर समस्या नहीं है, ये केवल उकसाने के लिए कांग्रेस द्वारा एक सुनियोजित तरीके से कराया गया कृत्य है, और उसको जो मुट्ठी भर किसानों को हाईजैक करने का काम कांग्रेस के गुंडे कार्यकर्ता कर रहे हैं, ये भी देश के सामने है। जिस तरीके से वीडियो चेहरे आ रहे हैं वो समझ से परे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी निकलने दीजिए। आप ही लोग थे जो सीएनआरसी में ये आप ही लोग मत कीजिए सर, आप ही लोग मत कीजिए सर, माफ कीजिएगा। मोदी मीडिया तो हम बन नहीं सकते हैं, माफ कीजिएगा सर। हम मोदी नाम की माला नहीं जप पाएंगे, मैं बहुत माफी चाहती हूँ आपसे। जो सच है वो हमें दिखाना है और हमारा धर्म भी यही कहता है, पत्रकारिता का धर्म यही कहता है कि हमें सच दिखाना है। अब आप चाहें कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने वो कर दिया, प्रधानमंत्री किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो हम नहीं कह पाएंगे सर। अभी किसान परेशान है, ठंड में वो बाहर है, तो हमें ये बोलना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि वो परेशान है। सर रोजाना एक सेकंड अमित जी एक सेकंड, रोजाना इस मुद्दे पर एएनबी न्यूज पर बहस हो रही है। तमाम किसान नेता यहाँ पर आकर जुड़ते हैं और वो अपने परेशानी बताते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि वाकई में मुट्ठी भर कांग्रेसियों ने जो है हाईजैक कर लिया नेताओं को, सर ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझिए। देखिए वो परेशान है और ये बात आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि आप केंद्र में बैठे हैं। आप ये कहेंगे कि ठीक है पंजाब के किसानों को भड़का रही है अमरिंदर सरकार, हम मान लेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेक रही हो, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों में गुस्सा है, तमाम किसान परेशान है, इसलिए आज वो बैठे हैं। आपकी बात एकदम सही है, जो किसान पूरे देश का पेट पालता है, क्या वो आज अपना काम छोड़कर बॉर्डर पर आएगा? सही है, लेकिन किसान परेशान है इसलिए आज वो अपना काम छोड़कर बॉर्डर पर आया हुआ है। सुनिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। इसी ने सरकार बातचीत का रास्ता निकालने और लगातार बातचीत कर रही है, जो भी बिंदुओं पर चर्चा कर रही है। और हमारे कृषि मंत्री ने कल फिर कहा था कि आज एक सुखद परिणाम निकलेगा। हमारी सरकार किसानों से बातचीत करने पे विश्वास करती है, ना कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की तरीके से नहीं कि गोलियां चलवा देती है किसानों के ऊपर। हमारी सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों के हितों में जो भी काम करने होंगे हम करेंगे और करते जा रहे हैं। ठीक है अमित जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कांग्रेस पार्टी से अजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजीत जी देखिए, घूम फिरकर बात वहीं आ रही है कि आप लोगों के द्वारा बरगलाया जा रहा है, किसानों को भड़काया जा रहा है और उसी का नतीजा यह है कि बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कम से कम आप सरकार का साथ दीजिए, उन्हें समझाइए कि ठीक है भैया आप अभी आंदोलन खत्म कर दीजिए, सरकार इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, मुझे हैरानी इस बात की है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और उनके मंत्रीगण ये बात कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये किसी पार्टी विशेष के द्वारा किसी देश के द्वारा संचालित है। हैरानी की बात है, बहुत दुखद है। मतलब उसकी पीड़ा नहीं समझ रहे, उसको दमन करने का काम कर रहे हैं। उसकी पीड़ा को समझकर उसके साथ खड़े होने का काम करे सरकार, उसके मुद्दों को समझे। किसान सारा बहुत सहजता से सारी बात समझाने का प्रयास कर रहा है। एक भी हिंसा का एक स्टेप उन्होंने नहीं उठाया। उसके बाद भी आप उसको हिंसात्मक और क्या क्या नाम दे दिए। मुझे हैरानी, बहुत दुख है इस बात का। आप कहते हो हम किसान के साथ हैं, अन्नदाता के साथ हैं। कैसा साथ है आपका? आज 10 दिन हो गए आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे और बहाने लगा रहे उधर के। आपकी जिम्मेवारी है, आपको देश की जनता ने आपको चुना है, आपकी दायित्व आपका है, आप निभाने का काम करो। उसको मुद्दे से हटाने की बात क्या करते हो? कभी कांग्रेस की तरफ मुड़ना, कभी क्षेत्रवाद और प्रदेश के हिसाब से बांटना, ये बात बहुत बहुत गलत है। और मैं समझता हूँ कि इस समय आज का जो वक्त है, किसान के हक में आप फैसला करो। जिसके लिए आपने कानून बनाए वो किसान नहीं चाहता ये कानून उसके हक में ये खत्म किए जाए, इनको वापस लिया जाए। फिर आप जिसके हक में बना रहे हो उसकी बात नहीं सुनोगे, आप बनाने से पहले नहीं पूछते। अब अजीत जी, आज 5वें दौर की वार्ता है, क्या उम्मीद है कि आज की वार्ता में कुछ फलदायी निकल पाएगा, कि कुछ अच्छे सकारात्मक नतीजे आ पाए? अब देखिए अब जो दिख रहा है, इनके लक्षण तो बहुत सकारात्मक दिख नहीं रहे। भैया कहीं ना कहीं इधर उधर की बातें करके और कोशिश कर रहे हैं कि वो मुद्दे से इधर उधर भटकाएं और कैसे यहाँ हिंसा हो, कैसे संगठनों को तोड़ा जाए,
कैसे किसानों को बांटा जाए, इस पे ज्यादा कोशिश की जा रही है अभी तक जो हमें दिख रहा है। ये बहुत बहुत सकारात्मक रुख के साथ में कि किसानों के मुद्दे हल हों और किसानों की बात जो पीड़ा उठा रहे हैं उनका हल किया जाए, उनके साथ खड़े होकर फैसला किया जाए। अभी हम आशा तो ये करते हैं कि ये सब उनके हक में होना चाहिए, और हम अपील प्रार्थना भी करते हैं कि सरकार ये बात करे और समझे कि किसान अन्नदाता है, आप उसके साथ खड़े हो, उसकी बीमारी का इलाज करने का काम करें। आप अगर उसको ये कहेंगे साहब ये तो आतंकवादी हैं, ये तो किसान नहीं है, ये तो फलाने हैं, तो ये बातें बहुत बहुत गलत है, ये कसदायक है। और कसदाई बात मत करो, ऐसे माहौल नहीं है। अब सिर्फ सब इस बात का है कि आप किसानों की बातों को समझें, उनको खत्म करो। ये तीनों कानून जो आपने लेकर आए, मुझे हैरानी की बात है, आप क्या किसान से पूछा या विपक्षी दलों से पूछा? आपके सदन में ये संवैधानिक परंपरा को पूरा किया, आपने संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया, आप अध्यादेश लाए और बिना विपक्ष के पूछे आपने जबरदस्ती इसको थोप दिया। आपने सारा ये ऐसा लगा कि ना इस देश में किसान है, ना किसान संगठन है, ना विपक्षी दल है। आपको क्या जल्दी थी और क्या जरूरत थी? तो आपने क्यों नहीं पूछना उचित समझा? ना विपक्षी दलों की सलाह लेना आपने उचित समझा, ना किसी ये स्टैंडिंग कमेटी या स्थायी कमेटी को भेजकर आपने क्यों नहीं विचार विमर्श किया कि भाई हाँ इसका ये सही है गलत है, इसमें क्या अमेंडमेंट क्या संशोधन करने की जरूरत है? ना किसान संगठनों से आपने पूछा, और जिनके लिए बना रहे उनसे बात नहीं कर रहे। आज वो आए हैं आपके पास आए हैं, चल के बात करना चाहते हैं कि इनको खत्म करो, ये हमारे खिलाफ है। क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है, ये देश के बड़े पूंजीपतियों, बड़े उद्योगपतियों के हक में आपने बनाया है। स्टोरेज कैपेसिटी आपने बनाया, आपने जो लिमिट की हटा दी। आप कितना भी भंडारण करें तो ये किसान तो भंडारण की उसकी तो जरूरत नहीं है इतना, आपने सारे पूंजीपतियों के हाथ में दिया। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पूरे देश की खेती को आपने क्या हवाला कर दिया, उन किसानों को बदवा मजदूरी के रूप में उनके हवाले कर दिया। और आप ये कहते हैं आप मंडी खत्म करके आपने क्या क्या समांतर आपने व्यापार भी दिया। ये बहुत बहुत दुखद है, आप किसान के साथ नहीं है। ये बात सही है, तीनों कानून देश के बड़े पूंजीपतियों के हक में बनाएंगे, उन्हीं का ये एजेंडा है। सरकार उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सबको ये खेती का, किसान की उपज का बाजार चाहिए, तो बाजार आप उनको सौंप रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। और सदन में बहुत विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने बहुत विरोध किया, लेकिन जबरदस्ती ये बनाया गया और सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना। इसलिए हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ तब भी थी जब ये कानून जबरदस्ती बनाए जा रहे थे, और आज भी किसानों के साथ खड़ी है। पार्टी हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और तमाम नेता इस बीच में लगे कि ये कानून बिल्कुल गलत है और किसानों के सहमति से ही बनने चाहिए थे। आप किसानों के खिलाफ ये कानून बनाकर पूंजीपतियों के साथ खड़ा होने का काम कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि किसानों का कानून ये वापस हो, और ये जो MSP का जो कानून है ये लीगलाइज हो, इनको कानूनी अधिकार मिले कि कहीं भी अन्न अगर बेचा जाता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे कोई नहीं खरीदे, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। बिल्कुल। अमित जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित त्रिपाठी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बताइए। अमित त्रिपाठी जी, देखिए आप बोल रहे हैं सरकारी मंडी व्यवस्था की। बिहार की अगर हम बात करें तो 2006 में ही बिहार में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था, और अब स्थिति आप देख लीजिए 14-15 साल होने जा रहे हैं। वहां पर कितना तो निवेश आ गया, वहां के किसानों की कितनी तो स्थिति सुधर गई। आप भी जान रहे हैं कि बिहार उन राज्यों में से एक है जहां पर आज सबसे कम दाम पर किसानों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। ऐसा क्यों? अगर बिहार की ऐसी स्थिति हो सकती है तो पूरे देश के क्या हाल होंगे? जो व्यवस्था बिहार के लिए इस तरह के नकारात्मक परिणाम ला रही है वो देश के लिए क्रांतिकारी कैसे हो सकती है? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं कांग्रेस के जो अभी नेता जब बात कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे सरकार बनते ही 10 दिन में। क्या वहां के किसानों का इन्होंने कर्जा माफ किया? ये हितैषी तो बन गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टीवी पर ये केवल किसानों को इन्होंने सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशान किया तो कांग्रेस ने किया है। आज इन्हीं की वजह से देश में कोई भी कानून किसानों के हितों में बनता है तो किसानों को संशय होता है। क्यों? इसीलिए कि इन्होंने पिछले जितने कानून बनाए हैं वो किसानों के हितों में नहीं थे। आज इसीलिए किसानों को थोड़ी समस्या आती है, लेकिन हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम उनको कानून भी समझा रहे हैं, बता भी रहे हैं और उस पर अमल करने का भी काम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहां तक आपकी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार इस चीज को विशेष ध्यान दिए हुए हैं कि किसानों पर किसी भी तरीके की मार नहीं पड़े, और कोविड जैसे समय में भी 2000 रुपए की जो न्यूनतम मूल्य था वो भी अकाउंट में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया था। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ना आपसे कि कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं देती है कि जिस व्यवस्था को ये खत्म करने की बात कर रहे थे
और जिस उसकी एपीएमसी की बात कर रहे थे आज उसी का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इनका ये दोहरा चरित्र नहीं है? और रही बात, अगर हम मंडी के अलावा एक नया बाजार दे रहे हैं तो उसमें समस्या क्या है? किसी भी तरीके से कोई भी जमीन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी किसान से, तो इसमें दिक्कत क्या है? केवल अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किसानों को बहलाया फुसलाया जा रहा है। लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन सिर्फ एक हिस्से में ही अटका हुआ है। देश का किसान बहुत समझदार है। आने वाले कुछ घंटों में हम भी आशा करते हैं और सरकार भी भरोसा देती है कि ये आंदोलन खत्म होगा और एक परिणाम निकल कर सामने आएगा। ठीक है, ये बात तो वो भी कह रहे हैं कि उम्मीद तो हम भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो है किसानों की समस्याओं को सुन ले। एमएसपी को लेकर सबसे ज्यादा बात तो एमएसपी को लेकर अटकी हुई है सर। वो तो यही कह रहे हैं कि या तो आप लिखित में दे दीजिए हमें, तो क्या सरकार इसके लिए तैयार होगी? देखिए, कृषि कानून, कृषि मंत्री जी ने साफ कहा है कि कृषि एमएसपी पहले भी कानून में नहीं था, इस बार भी कानून में नहीं, तो इसमें नया क्या है? पिछले हमने तो एमएसपी को हमारे नया ये है ना कि मंडियों के खत्म होने की यहाँ पर संभावनाएं नजर आ रही हैं। नया ये हो रहा है अमित जी, कंफ्यूजन यहाँ पर ये है, डर ये है कि अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी पर तलवार लटक जाएगी, तो डर ये हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ठीक है फिर आप लिखित में दे दीजिए। की बात कहाँ की गई है? हमारे आपको देश के प्रधानमंत्री पर भी यकीन नहीं है? मेरी बात नहीं है सर, मेरी बात नहीं है, देश के किसानों की बात है। यहाँ पर मेरा और आपका कुछ नहीं है, ये बात सिर्फ देश के किसानों की है। एक ही जगह अटकी हुई है, एक ही जगह पर ये आंदोलन हो रहा है। पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों किसान परिवार हैं, लेकिन वहां ये आंदोलन नहीं देखने को मिल रहा है कि देश के किसान मोदी जी पर विश्वास करते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसान कहीं नहीं है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में किसान खुशहाल है, उसको एमएसपी का सही रेट मिल रहा है, उसको अपने स्वयं कार्ड का सही परिणाम मिल रहा है। तो जो किसानों के हितों में काम हो रहा है वो बिल्कुल किसानों के हित में काम है, करते रहेंगे और करेंगे। ठीक है अजीत जी, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट इस बात का है, तुम आप मंडियां खत्म करके बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहे हो। अरे आप इनसे पूछिए, इनके घोषणा पत्र में ये पॉइंट क्यों था? और आप कानूनी हक किसान को देना नहीं चाहते कि एमएसपी। अजीत जी कुछ पूछ रहे हैं अमित जी, उनके सवाल का भी जवाब दे दीजिए कि आपके घोषणा पत्र में ये पॉइंट क्यों था? क्या अमित जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। घोषणा पत्र ही नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ इनके घोषणा पत्र में क्या था। बोलिए, आप ही बता दीजिए फिर। नहीं, सवाल ये मुझे हैरानी है, आप कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ये डिबेट कर रहे हैं? अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उनकी छाती पीटेंगे तो पूछूंगा। आपने छाती पीटेंगे किसानों के नाम का वादा भारतीय जनता पार्टी ने भी किया और कांग्रेस ने भी किया। तो हमने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में सबसे पहले किसानों के कर्ज माफ किए। सबसे पहला काम ये हुआ, का कर्जा माफ हुआ, झूठ बोल रहे हैं। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये दिखाते कहीं किसान का कर्जा माफ हुआ, मैं आपके चैनल पर माफी मांगूंगा। ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, जैसे ये झूठ बोल रहे हैं आपके चैनल पर। किसानों का कर्जा न छत्तीसगढ़ में माफ हुआ, न झारखंड में माफ हुआ, न पंजाब में माफ हुआ। माफ किया। आप इस समय देश के आर्थिक हालात क्या हैं? अरे आप झूठ बोल रहे हैं टीवी पर, आपने कहीं भी कर्जा माफ नहीं किया किसानों का। के 70 सालों में आपने बेरोजगारी का राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, आप भी झूठ बोलिए, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने रोजगार छीनने का काम कर दिया। आज 50 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। रोजगार बेरोजगार पे टिके रहेंगे। हैदराबाद में 2 पे सिमट गए, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 2 जमानतें जब्त हो गई आपकी, लेकिन आप केवल वही रोना रोएंगे जो आपके छाती पीटने के बराबर है। चाहे वो जमीन अधिग्रहण का कानून हो, चाहे वो कर्ज माफी का हो, चाहे किसानों के एमएसपी बढ़ाने का हो, आज हमेशा किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी रही है। ठीक है, आप खड़े रहे हैं, लेकिन आप पुरानी पार्टी होने के बावजूद एक के बाद एक राज्य आपके हाथ से निकलते गए। उपचुनावों में आपको करारी शिकस्त मिल रही है, तो उसके भी कोई ना कोई कारण रहे होंगे। जिन किसानों के लिए आप ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो किसान भी आपको वोट नहीं दे रहे हैं। तो किस तरह की नीतियां आपकी रही वो आप भी समझ लीजिए। फिर हम ये समझते हैं कि हमें पता हमारे खिलाफ कारण क्या है। हम जो नफरत के दम पर कुर्सी नहीं पाना चाहते, हम सबको एक साथ एक नजर से देखना चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों सब जातियों सभी वर्गों के वजह से देश नहीं चलेगा। हम इनकी तरह नीतियों से देश और एक दूसरे के खिलाफ नीतियों के साथ चलने वाले, गद्दारों के साथ खड़े वाले मिशन है। देश की नीतियों का विरोध करने वाले लोग हैं। किसी जात धर्म में पैदा हुआ अलग प्रश्न है, लेकिन सबको साथ लेकर देश का निर्माण संभव है।
हम बांट के अगर नफरत के साथ चलेंगे तो देश का नुकसान होगा। हम देश की प्रगति के पथ पर आगे ले जाना चाहते हैं, देश को एक साथ बांधना चाहते हैं। हम नफरत से देश को बंटवारा नहीं करते। काम करोगे, लेकिन हम चाहते हैं सब लोग एक साथ रहें। हम किसान के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, सबको एक दृष्टि सोचते हैं कि अन्याय ना हो, और जिसके साथ अन्याय होगा कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होती है, हमारे नेता उनके साथ खड़े होते हैं। महिला को तो विधानसभा के सामने आपके नेता ने चला दिया मिट्टी का तेल डाल के, उस पे बता दीजिए ना। ठीक है, ये महिलाएं, बेरोजगार, रोजगार, ये अलग मुद्दे हैं। अभी मुद्दे ये है कि देश का किसान परेशान है। और अमित जी, आप कह रहे थे कि सिर्फ एक ही जगह के किसान वहां पर क्यों गए हुए हैं, तो वहां पर पंजाब के भी किसान है, हरियाणा के भी किसान है, गुजरात से भी किसानों का एक जत्था निकला है, मध्य प्रदेश से किसानों का एक जत्था निकला है, और इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी किसानों का एक जत्था निकला हुआ है। तो सर, ये लोग कौन है? मैं आपसे ये सवाल जानना चाहूंगी, ये लोग कौन है जो निकले हुए हैं इस समय? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं आपसे कि किसान भाइयों को कुछ हद तक कुछ बेवकूफ बनाने का प्रयास किया जाएगा, उनके नाम पे राजनीति करने का प्रयास कुछ विपक्षी पार्टी कर रही है। लेकिन क्या केवल इतने ही किसान उत्तर प्रदेश या देश भर में बहुत बहुत करोड़ों लाखों परिवार है हमारे उत्तर प्रदेश और देश में, लेकिन उनको बहला फुसला नहीं पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कुछ को ये बहका कर आगे लाने का प्रयास करें, उनके नाम पे राजनीति करें, लेकिन हम उनके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हम उन किसानों को भी समझाएंगे, उनकी जो भी उनको दिक्कत है उनको भी दूर करने का काम करेंगे। पांच दौर की वार्ता में भी आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? ये ढोंगी कांग्रेस है, इसका भी षड्यंत्र को उजागर करने का काम करेंगे। हमारे किसान को जो बदनाम करने का काम किया जा रहा है, देश का किसान हमारा ईमानदार होता है, वो कभी भी तलवारें नहीं निकालेगा, वो किसी के ऊपर ट्रैक्टर नहीं चढ़ाएगा। इससे भी पहले किसान भाई हमारा परेशान था, लेकिन क्या उसने ऐसे कृत्य को अंजाम दिया था? नहीं दिया था, क्योंकि हमारा देश का किसान देशभक्त है। ये लोग कांग्रेस मिलकर उनको बदनाम करने का काम कर रही है। ठीक है, बोलिए अजीत जी। नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है, आप ये बताइए, जिसके हक में आप कानून बनाने चले हो और आप ये भी मानते हो कि मेरा किसान है, हमारा किसान है और हम किसान के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन किसानों के हक में कानून बनाने से पहले आपको नहीं पूछना चाहिए कि भाई देश के जो भी संगठन है, जो भी देश के लिए किसानों के लिए काम कर रहे हैं, उन तमाम संगठनों के प्रतिनिधियों से मैं बात करूं और मैं पूछूंगी, बताइए आपके हक में हम कानून लेकर आना चाहते हैं, ये हमारा प्रस्ताव है, आप बताइए आपकी सहमति है या सहमत है आप? तो आप उनसे पूछोगे नहीं, अब बिना पूछे संसद में कानून पास हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ है, वहाँ गाय लेकर ही बना है। आपको जानकारी नहीं है उसकी अलग बात है, लेकिन हम किसानों के साथ खड़े होने वाले लोग, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने वाले लोग नहीं है। जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था, किसानों के ऊपर गोलियां चलाने का काम किया था। 10 दिन में आप ये नहीं समझ पा रहे, महीनों से किसान आवाज उठा रहा है। मैं आपसे 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, जीत जी बता दीजिए, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। ये किसानों के हक में है और न किसानों के हक में, सोच के साथ में बनाया गया है। ठीक है, अब अजीत जी, आज हो रही है 5वें दौर की वार्ता, अब क्या कुछ हक में है और क्या कुछ विपक्ष में? आज जब दोनों पक्ष आमने सामने एक बार फिर बैठेंगे, बातचीत होगी, उसके बाद देखने वाली बात रहेगी कि किन बिंदुओं पर सहमति रहती है। और उम्मीद तो हम भी यही करेंगे कि सरकार अब जब केंद्र में बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी, तो वो किसानों के पक्ष में ही कोई ना कोई कदम उठाएगी, क्योंकि किसान भी इस बार अडिग है कि हम जाएंगे नहीं जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता। तो उम्मीद तो हम भी यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द किसानों की समस्याओं को सुलझा लिया जाए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आप तो इस बार आर पार के मूड में प्रदर्शनकारी किसान नजर आ रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि अगर आज की वार्ता में भी कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला तो वो इसी तरह से अपने आंदोलन को आगे और भी ज्यादा तेज करते रहेंगे। और इस बीच विज्ञान भवन जाकर राजीव तिवारी हमारे संवाददाता ने वहां के रुख का जायजा लिया। दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर आज कृषि कानून के खिलाफ कह सकते हैं आज बैठक होगी और बैठक के अंदर देखना होगा कि सरकार और कृषि संगठनों के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। और 4 बैठक जो पहले विफल हो चुकी हैं, आज 5वीं बैठक है और 5वीं बैठक के अंदर देखना होगा क्या क्या सरकार किसानों की जो मांगे हैं वो उनको मानती है या फिर उनको समझा पाती है कि आज जो बैठक हो वो सफल हो। मगर कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर अमित शाह और कह सकते हैं राजनाथ सिंह भी शामिल हो सकते हैं। मगर देखना होगा कि लगातार जिस तरीके से किसान और सरकार के बीच में जो टकराव है वो
बढ़ता चला जा रहा है और किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का भी ऐलान किया है। मगर देखना है कि आज क्या बैठक सफल हो पाती है या फिर इसी तरीके से आज भी जो विज्ञान भवन के अंदर जो बैठक चली थी पहले भी, क्या वो भी विफल हुई थी या आज भी विफल हो सकती है। मगर सरकार की कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि लगातार किसानों को समझाया जा सके और कानून के बारे में, यानी कृषि कानून के बारे में किसानों को समझाकर उनको शांतिपूर्ण यहाँ से वापस किया जा सके। मगर दिल्ली के जो बॉर्डरों पर किसान रुके हुए हैं अभी भी वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सरकार को सीधा सीधा मैसेज दिया हुआ उन्होंने, या तो कानून के अंदर संशोधन करें या फिर कानून वापस लें। दिल्ली से राजीव कुमार तिवारी, ANB न्यूज़, दिल्ली। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। बालाकोट सेक्टर में फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू कर दी गई है। भारतीय जवानों ने माकूल जवाब पाकिस्तान की सेना को दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बालाकोट सेक्टर में LOC पर गोलीबारी की गई है। एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग शुरू की। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बालाकोट सेक्टर में एक बार फिर से फायरिंग शुरू की गई है। भारतीय जवानों ने माकूल जवाब दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ANB न्यूज़ पर इस समय आप देख रहे हैं। बालाकोट सेक्टर में LOC के पास गोलीबारी की गई पाकिस्तान की तरफ से। एक बार फिर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए बालाकोट सेक्टर में फायरिंग शुरू की। इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज़ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।